गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। जैसे कि अभी नौकरी का ढेर सारा वैकेंसी आ रहे हैं, तो हम सोचे हैं क्या एक सीरीज शुरू करें। और ये अभी शुरू जो होगा कि ये सीरीज जो होगा आपको, जैसे साइंस का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ना वस्तुनिष्ठ, तो उनका मैं डिस्कशन के साथ एक वीडियो अल्टरनेट करके, एक दिन आपको साइंस का वीडियो मिलेगा, एक दिन बाद जो है आपको करंट के मिलेगा, एक दिन ये एक दिन वो, छोड़ छोड़ करके अल्टरनेट वीडियो मिलेगा। और ये साइंस का कुछ बैकग्राउंड के साथ लेंगे, मतलब उसकी कुछ बात के साथ अच्छा से अपना सब लेंगे। और ये सीरीज चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हर एक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए, आज समय बिना गंवाए हुए आप लोग लाइक को कमेंट करते रहिए। आइए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं बिना। आइए, तो सबसे पहले अपना सब देखेंगे साइंस शब्द के बारे में, दो लाइन समझ लीजिए। साइंस, ये साइंस, इसका हिंदी होता है विज्ञान। इसका हिंदी क्या होता है? विज्ञान। साइंस का अर्थ क्या होता है? विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है, सेंटिया शब्द से हुआ है। SCIENTIA, सेंटिया शब्द से, साइंस शब्द का उत्पत्ति हुआ है। ध्यान दीजिए, साइंस मतलब विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, साइंटिया शब्द से जो है ना, साइंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुआ। किससे उत्पत्ति हुआ? साइंटिया शब्द से उत्पत्ति हुआ, जो लैटिन भाषा है। और ये जो है ना, ये लैटिन शब्द सेंटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुआ है। और इसका अर्थ होता है सेंटिया का, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, साइंस मतलब विज्ञान। साइंस लैटिन शब्द सेंटिया शब्द से साइंस शब्द का उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ज्ञान या जानना मतलब नॉलेज। ज्ञान मतलब क्या होता है? नॉलेज। समझ गए कि ये होता है। तो कोई प्रश्न पूछ दे, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ? लैटिन शब्द सेंटिया से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, नॉलेज। अब देखते हैं सबसे, अब मेरे प्यारे बच्चों, इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कि साइंस शब्द की परिभाषा। साइंस शब्द कहते हैं, साइंस शब्द की, इसके अपना सबसे पहले इसका अपना लोग परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होता है? हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, कहते हैं हमारे भौतिक जगत में जो भी कुछ घटना घटित हो रहा है। मधुमक्खी क्यों से आ रहा है? बड़ा ही परेशानी कर देगा काफी मात्रा में। चलिए वो अपना चला जाएगा, उसका अपना काम है, अपना हम काम करते हैं। छोटा मधुमक्खी होता है ना, वो हमारे घर में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि हमारे घर के दरवाजे खुला हुआ है, ऐसे में परेशानी कर सकता है। कोई बात नहीं, चलिए वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करता हूँ। आइए,
हमारे बहुत मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसकी परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की परिभाषा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका परिभाषा समझिए कि हमारे भौतिक जगत में जो भी घटना घटित हो रहा है उनके क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है। तो देखिए लिख सकते हैं, देखिए हमारे भौतिक जगत में जो भी घटना घटित, जो भी घटना घट कहता है, हमारे भौतिक जगत में जो भी घटना घट रही है, घट रही है, उस घटना को उस घटना के क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझिए, साइंस या विज्ञान, ये लैटिन शब्द साइंटिया शब्द से साइंस शब्द का उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान या जानना होता है। विज्ञान की परिभाषा समझिए, हमारे भौतिक जगत में जो भी घटना घट रही है उस घटना के क्रमबद्ध अध्ययन, उस घटना के क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। पहले क्या होता है, साइंस कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, उसकी मीनिंग क्या होता है, उसके अंतर्गत किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, कम से कम ये चीज तो जानकारी होना चाहिए ना। इतनी नॉर्मल चीज है, तो घबराइए मत, आराम से पढ़िए। और उसके बाद मैं जितने भी प्रश्न की क्वेश्चन बन सकता है मैं हर प्रश्न के आपके पास सामने लाऊंगा विथ न्यूमेरिकल सहित। चलिए इसका लीजिए, इतना का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले लिए होंगे। अब देखते हैं अपना सब, अब देखते हैं साइंस को जो है अपना सब दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। साइंस के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? साइंस के दो भाग होते हैं। आइए, इतना चीज तो आप लोग जान लिए, साइंस का दो भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, या विज्ञान के दो भाग होते हैं। तो विज्ञान के दो भाग होते हैं। तो आइए, एक भाग का नाम है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान इंग्लिश में नेचुरल साइंस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए दूसरा का समझिए, भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। ये हो गया नेचुरल साइंस, ये हो गया फिजिकल साइंस। अब आइए, इसके भी दो भाग है मेरे प्यारे बच्चों, इसके भी दो भाग है। तो आइए, एक का हो गया जंतु विज्ञान, इसका दूसरा भाग हो गया वनस्पति विज्ञान। अब देख रहे हैं कि नेचुरल साइंस मतलब इसके अंतर्गत
सजीव का लिविंग बॉडी का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। मतलब इसके दो भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत जीवधारी जैसे जानवर का अध्ययन किया जाता है। जानवर में मनुष्य हो गए, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जानवर का अध्ययन किया जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मानव आदि। मानव भी जानवर है। साइंस के दृष्टिकोण से मानव भी क्या है? जानवर है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जानवर का अध्ययन किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जानवर का अध्ययन किया जाता है। अब आइए देखते हैं, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। आइए, जंतु विज्ञान का इसका जनक या पिता जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, हम लोग जितना हो सके उतना उसको अंदर तक ले जाएंगे। अब आइए, थोड़ा सा ये नीचा वाला कट रहा है, हम देख लिए। आइए, ये इसका थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। इसमें अपना मानव भी ले लीजिएगा, यही मानव। इसका जनक देखिए, जनक अरस्तु। जनक अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अब आइए, इसके अंतर्गत देखेंगे वनस्पति। इसके अंदर किसके देखेंगे? वनस्पति विज्ञान को देखेंगे। वनस्पति, इसके अंतर्गत जो है ना, पेड़, पौधा का जो है ना अध्ययन किया जाता है। जनक किसका? इसका जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जनक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए, साइंस मतलब विज्ञान, इसके दो भाग होते हैं, प्राकृतिक साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। इसके भी दो भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जानवर का अध्ययन किया जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मानव, ये सभी का, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मानव भी आ जाएंगे। वनस्पति, पेड़ पौधा जो भी होता है उनका अध्ययन किया जाता है इनके अंतर्गत, और इसका जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ये तो हो गया प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। अब आइए अपना सब देखते हैं भौतिकी विज्ञान। इसके भी दो भाग हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक भाग का नाम है, इसके भी कितने भाग हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसके भी दो भाग होते हैं। चलिए, एक भाग का नाम पहले आप लोग ऐसे सोच लीजिए। एक भाग का नाम भौतिकी विज्ञान होगा, भौतिकी विज्ञान। दूसरा का नाम हो गया रसायन विज्ञान, मतलब फिजिक्स हो गया, और ये केमिस्ट्री हो गया। ये क्या हो गया? केमिस्ट्री। ये ऐसे दोनों को, इसको सम्मिलित रूप से कहा गया जीव। इसको, इस दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी। ये हो गया, इसको दोनों को सम्मिलित रूप से कहा गया बायोलॉजी। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? बायोलॉजी कहा गया। आइए, भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस, इसके दो भाग होते हैं, भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री हो गया। तो समझ गए? अब आप लोग समझिए, ये भौतिकी विज्ञान से भौतिकी
और रसायन का उत्पत्ति हुआ। प्राकृतिक विज्ञान से जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का उत्पत्ति हुआ, और इस दोनों का सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, आपको यहाँ तक तोड़ के बता दिए। अब आइए, अब देखेंगे इसका जनक, भौतिकी का जनक माना जाता है किसको? न्यूटन साहब को। भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? इसका जनक, आइए, जनक न्यूटन को माना जाता है। भौतिकी का जनक न्यूटन को माना जाता है। अब आइए, रसायन का जनक लेवोजियर को, या लेवोजियर को जो है ना, इसका जनक लेवोजियर को जो है ना माना जाता है रसायन विज्ञान का जनक। तो ये साइंस या विज्ञान, इसके दो भाग है, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक नेचुरल साइंस, ये फिजिकल साइंस, इसके दो भाग, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत जानवर का अध्ययन किया जाता है, गाय भैंस बकरा बकरी और इस सब का अध्ययन। और इसके अंतर्गत किया जाता है पेड़ पौधा का अध्ययन। इसका जनक थियोफ्रास्टस को, इसका जनक अरस्तु को। इस दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहा जाता है। और जीव विज्ञान का जनक मेरे प्यारे बच्चों अरस्तु को माना जाता है। किसको? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। और जंतु विज्ञान का भी अरस्तु को, वनस्पति विज्ञान को थियोफ्रास्टस को, और भौतिकी विज्ञान को जनक न्यूटन को, रसायन विज्ञान का लेवोजियर को माना जाता है। अब आप लोग इतना इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद अब आगे चलते हैं अपना सब। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आइए, अब अपना सब शुरू करेंगे। ये तो इसका बैकग्राउंड था मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कहाँ से साइंस का उत्पत्ति हुआ, साइंस का मीनिंग क्या होता है, कितने भागों में बांटा, कैसे बायोलॉजी का उत्पत्ति हुआ, कहाँ से बायोलॉजी निकला, कहाँ से जंतु विज्ञान निकला, कहाँ से वनस्पति विज्ञान निकला, कहाँ से भौतिकी विज्ञान निकला, और कहाँ से रसायन विज्ञान निकला, ये सारा सब हम आपको बता दिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए, अब आप लोग को नहीं छूटना चाहिए। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपना सब शुरू करेंगे इसमें भौतिकी। भौतिकी मतलब फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। फिजिक्स मतलब हो गया क्या? भौतिकी। फिजिक्स मतलब क्या हो गया? भौतिकी हो गया। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस भौतिकी का जनक, ये अपना लोग भौतिकी जो पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट होता है। भौतिकी क्या होता है? सब्जेक्ट, ये विषय है। आइए इसका जनक यहीं से शुरुआत करेंगे। इसका जनक माना जाता है न्यूटन को। लेकिन आधुनिक भौतिकी विज्ञान का जनक आइंस्टीन को माना जाता है। लेकिन आधुनिक भौतिकी का जनक आइंस्टीन को माना जाता है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी का जनक आइंस्टीन को माना जाता है। किसे माना जाता है? आइंस्टीन को माना जाता है। वैसे भौतिक के जनक किसे? न्यूटन को माना जाता है। किसको माना जाता है? न्यूटन को माना जाता है। अब ये इसके अंतर्गत अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको 8 भागों में बांटा गया। अध्ययन के दृष्टिकोण से देखिए, 1 मिनट, आइए अपना सब देखते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से
अध्ययन के दृष्टिकोण से भौतिकी को 8 भागों में बांटा 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों। और 8 भागों में पहला भाग को देखेंगे अपना सब। पहला भाग देखेंगे 8 भागों में बांटा गया। पहला भाग का नाम है यांत्रिकी, मशीन। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फटाफट आराम आराम से पढ़िए, टेंशन मुक्त होकर के। ले लिए होंगे? आइए आराम से, और हम लिखूंगा भी बहुत अच्छा से, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होंगे, नहीं मजा से लिखेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार के जितने भी सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ न्यूमेरिकल जितना भी होगा, मैं एक सूचना बता देता हूँ। जो चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर के जो थ्योरी होंगे थ्योरी बताएंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल भी बताएंगे, और उनका जितने भी वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सब बताएंगे। ठीक, आइए अब आइए सबसे पहले अपना सब आप इसमें आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पहला चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। ये पहला चैप्टर है, इसका पहला चैप्टर है यांत्रिकी, इंग्लिश में मशीन बोलते हैं। ये भौतिकी विज्ञान का पहला चैप्टर है यांत्रिकी। और इस यांत्रिकी में पहला पॉइंट पढ़ेंगे मापन। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? मापन, मेजर, इंग्लिश में मेजरमेंट, मेजर बोल सकते हैं। मापन में पढ़ेंगे मापन। मापन मतलब, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे राशि क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। आराम आराम से आइए, राशि क्या होता है, ये आपका स्टेटमेंट है। समझ गए कि राशि क्या होता है? कोई बता सकते हैं राशि किसे कहेंगे? इंग्लिश में क्वांटिटी। राशि को इंग्लिश में क्या बोलता है? व्हाट इज क्वांटिटी, मतलब राशि क्या है या राशि किसे कहते हैं। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं अपना सब राशि क्या होता है, इसके बारे में अपना सब जानकारी है। कल के दुनिया के जो भी चीज आप देख रहे हैं ना, दुनिया के जो भी चीज आपके नजर के सामने आ रहे हैं, नजर के सामने जिस चीज को आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अगर आप संख्या में व्यक्त कर देंगे या उन्हें आप काउंट कर लीजिएगा या उन्हें आप गिन लीजिएगा, दुनिया का जो भी चीज अगर जिसे वो संख्या में व्यक्त किया जाए, संख्या में काउंट किया जाए, तो वो राशि कहलाएगा। अगर आप उसको संख्या में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो राशि नहीं कहलाएगा। तो राशि समझ गए? समझ गए? आइए समझ गए तो लिखते हैं अब इसके बारे में क्या होता है, इसका आंसर लिखते हैं अपना सब जी। अब राशि क्या होता है, इनके बारे में अपना सब और आंसर लिखेंगे, जिसे लिखिए, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहा जाता है। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त मतलब कन्वर्ट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे 10 केजी चावल, तो चावल जो है तो 10 क्या हो गया? संख्या हो गया ना, 10 संख्या हो गया, चावल को संख्या में व्यक्त कर दिया ना, 10 केजी चावल। तो आइए उसके बाद देखते हैं 5 लीटर दूध, लीटर को एल से, तो 5, अब दूध जो है तो क्या ये 5 लीटर हो गया, तो संख्या में व्यक्त कर दिए ना, तो 5 लीटर दूध, तो दूध भी हो गया क्या?
राशि हो गया। जैसे आपको 25 वर्ष उम्र, 25 वर्ष उम्र, तो उम्र जो है, एज जो है, क्या उसको संख्या में व्यक्त कर दिए ना। 25 क्या है, संख्या है ना, तो ये हो गया क्या, जैसे 10 गाय, जैसे 4 गाय, 4 गाय, गाय 4 गाय है, तो मतलब क्या ये 4 संख्या हो गया ना। गाय की संख्या कितना है, 4, तो गाय भी क्या हो गया, राशि हो गया। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप गिन लीजिएगा वो क्या कहलाएगा, राशि कहलाएगा। जैसे 5 बुक, तो बुक को संख्या में व्यक्त कर दिए। वह 10 वर्ष का है, तो क्या वो तो ये सभी क्या होगा, आपके पास में 5 कलम है, 5 कलम है, तो क्या हो गया अपने संख्या, वो हो गया, क्या हो गया, राशि हो गया। अब राशि के बारे में अब आप लोग को कोई पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होंगे, अब आसानी से आप मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हैं। अब आइए, भौतिकी मतलब फिजिक्स, भौतिकी मतलब फिजिक्स अध्ययन के दृष्टिकोण से 8 भागों में बांटा गया। पहला चैप्टर क्या है, यांत्रिकी। इसमें पहला क्या देखेंगे, मापन देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट क्या हुआ, राशि क्या होता है, या राशि किसे कहते हैं, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे 10 केजी चावल, 5 लीटर दूध, 25 वर्ष उम्र, 4 गाय, 10 बुके, 5 कलमें, ये सब क्या हो गया, राशि हो गया। अब आपको राशि के बारे में कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। मेरे प्यारे बच्चों में आराम आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पॉइंट को निकाल के बताऊंगा, और आपका कोई समस्या नहीं होंगे। निफिक्र करके पढ़िए, मजा से पढ़िए। 1 घंटा भी आप सही से नहीं पढ़ पाइए तो दिक्कत है ना, वैसे सिलेक्शन नहीं होता है मेरे बच्चों। कठिनाई जब तक इस सर में दर्द नहीं होगा ना, तब तक सोचिए कि आपको मेहनत नहीं हो रहा है। जिस दिन आपके पढ़ते पढ़ते माथा में दर्द उत्पन्न होने लगे, तब समझिएगा कि नहीं, अब मेरा पढ़ाई हो रहा है। छटपटा दांत बैठते हैं, धांसना मोबाइल देखते हैं, ऐसे नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाई के लिए बहुत जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा मेरे बच्चों। नींद कहाँ, उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, कहाँ पता, कहाँ है नींद, कहाँ है धूप, कहाँ है गर्मी। हम पढ़ने से ही डरते हैं। गजब का हाल है कि सर 1 घंटा का वीडियो कैसे दे, 1 घंटा का वीडियो। इधर हम लोग अभी बीपीएससी के मेंस का वीडियो 10-10 वीडियो रोज खत्म करता हूँ। आइए अब देखते हैं, राशि समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि भौतिक राशि क्या, मतलब धीरे धीरे जीरो से हीरो लेवल, जीरो से हीरो तक जाएंगे। मेरा वादा है, इस वीडियो के साथ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपकी समस्या चुटकियों में समाधान हो जाएगा। अब मैं ऐसा शुरू किया हूं कि जीरो से हीरो तक चलना है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं भौतिक राशि क्या होता है। अब क्या देखेंगे अपना सब, कि अपना सब आवाज हेवी बनाइए कि भौतिक राशि क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक भौतिक राशि क्या होता है। इंग्लिश में इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर समझिए। कहते हैं भौतिकी के नियमों को संख्या में व्यक्त करना ही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इस भौतिक के कहता भौतिक राशि क्या होता है, तो भौतिकी के नियमों को संख्या में व्यक्त करना ही भौतिक राशि कहलाता है। तो लिखिए आंसर, लिखिए अब इसका लिखिए, भौतिकी के नियमों को संख्या में व्यक्त
करना ही, व्यक्त करना ही भौतिक राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। भौतिकी के नियमों को संख्या में व्यक्त करना ही भौतिक राशि कहलाता है। जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखिए, जैसे समय, दूरी, समय हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? भौतिक राशि है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब क्या है? भौतिक राशि है मेरे प्यारे बच्चे। ये सब क्या है? भौतिक राशि है। आइए, ये सब आपका भौतिक राशि हो गया। लंबाई भी लिख सकते हैं, लंबाई भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौड़ाई भी लिख सकते हैं, ऊंचाई भी लिख सकते हैं ना। कहते हैं समय 2 घंटा 10:05 हुआ, तो संख्या आया कि नहीं आया? बोलते हैं 10 किलोमीटर, क्या संख्या आया कि नहीं आया? हाँ, विस्थापन 5 मीटर, संख्या आया कि नहीं? चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब क्या हुआ कि 10 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई, 20 फीट ऊंचा, तो सब में संख्या आ रहा है ना। तो ये सब क्या हो गया? ये सब भौतिक राशि हो गया। क्या हो गया? भौतिक राशि। मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है, सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका बाद में हम आगे चलता हूँ। उसके बाद आगे एकदम बोले ना, 0 से हीरो तक जाऊंगा तो लेके जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। 0 से हीरो तक अपना लोग को चलना है। कोई लिखने में एकदम स्पष्ट लिख भी रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना लिखने में ना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, आइए अब अपना सब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये भौतिक राशि जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आसान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। एक हो गया सदिश, सदिश राशि। आइए, दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों अदिश राशि। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के बीच में अंतर यही समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे की तरह परिभाषा रटना नहीं है, यह स्टैंडर्ड क्लास है, तो स्टैंडर्ड तरफ पढ़ाई होगा मेरे बच्चों। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपकी एक एक समस्या को बिल्कुल समाधान करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं और इसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये अदिश राशि, ये सदिश राशि, ये अदिश राशि। देखिए, एक मैं पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ के लिख रहा हूँ। इसका परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों रटना नहीं है, केवल कुंजी देता हूँ याद करने का। इसका परिभाषा समझने के लिए ट्रिक, परिभाषा जिसमें दिशा हो, दिशा भी हो, दिशा भी हो और परिमाण, मैग्नीट्यूड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सदिश जो हो गया, इसमें दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए, और तीसरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, जो क्रम विनय योग के नियम का पालन करता है, जो क्रम विनय योग के नियम
का पालन करता हो। मतलब क्या, दिशा भी होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए, और क्रम विनय नियम योग, क्रम विनय योग के नियम का पालन भी करना चाहिए। तो ये क्या होगा, सदिश राशि। तो वैसे राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो और जो क्रम विनय नियम के योग का पालन करता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सदिश राशि, जिसमें दोनों, ये कम से कम ये दोनों तो चाहिए, क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, सदिश दिशा और परिमाण, जिसमें दोनों अवेलेबल रहेगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझिए, जैसे ये कोई गुटका है, ये कोई यहाँ पे सामान रखा हुआ है। अब मान रहे इस पर हम धक्का लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, धक्का लगाएंगे तो बल जब भी लगेगा ना किसी वस्तु में, तो किसी न किसी उसमें दिशा होता है, किसी न किसी कोई दिशा होता है। और ये बिंदु ए पर है, और जब हम यहाँ धक्का लगाएंगे तो ये बिंदु ए से बी पे आ गया। अब ये यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ से हट गया, धक्का लग के यहाँ से कहाँ से लगे, यहाँ। तो ए और बी के बीच में कुछ न कुछ दूरी होगा, मान लेते हैं 5 मीटर, 5 मीटर। तो अब देखिए, ये यहाँ ए और बी के पॉइंट में ये दूरी होगी, ये क्या हो गया, ये परिमाण हो गया। अब मान लें कि हम जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व, तो दिशा किधर किधर लग रहा है दिशा, तो दिशा हो गया इसका जो है ना, दिशा हो गया पूर्व, जो निश्चित नियम के अनुसार जा रहा है। देखिए, तो क्या दिशा आ गया, इसमें पूर्व भी आ गया, बल, जैसे बल है ना, बल के बारे में समझा रहा हूं। तो देखिएगा, इसमें क्या दिशा भी आ गई, हाँ, परिमाण मतलब कुछ न कुछ दूरी तय का परिमाण भी हो गया, तो दोनों हो गया ना। जिसमें दोनों होगा तो क्या कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सदिश। मैं एक उदाहरण के साथ समझाया हूं, अब आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब आइए आगे चलते हैं अपना सब। इसका उदाहरण समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इसका समझिए, जैसे बल, विस्थापन, वेग, वेग, त्वरण, ये सब जो है ना, बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको कौन सा राशि है, ये सदिश राशि है। ये याद रखिए, ये याद रखना पड़ेगा। बल भी पूछे जाते हैं, विस्थापन भी पूछे जाते हैं, संवेग भी पूछे जाते हैं, संवेग भी पूछे जाते हैं, त्वरण भी पूछे जाते हैं। ये सब किसका उदाहरण है, ये सब सदिश का उदाहरण है। अब मुझे विश्वास है कि सदिश के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अदिश के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, अदिश के बारे में समझते हैं। इसमें केवल ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन मैग्नीट्यूड चाहिए, नो डायरेक्शन। दिशा इसमें आवश्यकता नहीं है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। परिमाण चाहिए। अब मान लेते हैं आपका ए स्थान पर घर है और बी स्थान आपका कोचिंग है। अब आपको घर जाना, अब आप कोचिंग, घर से निकले कोचिंग जाने के लिए, कभी यहाँ आ गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी यहाँ, ऐसे घूम फिर के मतलब आना था गांधी चौक। चले हैं पंडौल से, इधर पंडौल से चले गांधी चौक आना है आपको, आप पंडौल से चले हैं तो स्टेशन गए, शंकर चौक गए, शंकर चौक आने के बाद आप क्या कहते हैं सीढ़ी स्कूल आए, उसके बाद आप क्या कहते हैं गांधी चौक आए। मतलब कोई दिशा ही, एक दिशा फिक्स नहीं रहा। हाँ, तो कोई दिशा जब फिक्स रहा ही नहीं तो यहाँ दिशा का कोई जिक्र होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ए से बी तक आने में मान लेते हैं 10 किलोमीटर होगा, तो 10 किलोमीटर जो दूरी है, तो कुछ दूरी तो है ना आपके घर और कोचिंग के बीच में, तो दूरी क्या हो गया, परिमाण। तो दिशा नहीं जिसमें कहता, वैसे राशि जिसमें दिशा न हो,
केवल परिमाण हो वह क्या कहलाता है? वो सदिश अदिश कहलाता है। अदिश अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं हो लेकिन परिमाण जरूर हो, वो सदिश अदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदिश। आइए इसका उदाहरण समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे इसका समझते हैं, जैसे जैसे ही तो याद रखना है। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गया, ये सब जो है ना। उसके बाद क्या कहते हैं? द्रव्यमान हो गया। समझ गए ना? ये सब आपको क्या है? ये सब अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश। अब आइए, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। सदिश राशि, सदिश में दिशा और परिमाण के साथ साथ क्रम विनय योग के नियम का पालन करता हो, सदिश कहलाता है। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण। हम आपको बल के बारे में उदाहरण के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझाए थे सदिश के बारे में। अब मुझे विश्वास है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आइए अदिश राशि, जिसमें दिशा की जिक्र न हो, जिसमें दिशा न हो, ओनली वन मैग्नीट्यूड हो, मतलब परिमाण हो, अदिश कहलाता है। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, उष्मा, इस प्रकार से आदि आते रहेंगे। जैसे इसका भी मैं फिगर के माध्यम से समझाया। अब मुझे विश्वास है कि आपको सदिश और अदिश में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलता हूँ हम। ले लिए होंगे। आइए, आज आप लोग बताइए कितना सुंदर लगा और कितना अच्छा से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे समझते हैं अपना सब। तो अब देखते हैं मात्रक या इकाई। मात्रक बोलिए इकाई, मात्रक या इकाई, इसी को यूनिट बोलते हैं। यूनिट। मात्रक क्या होता है? आप मानते हैं मात्रक किसे कहेंगे? मात्रक का परिभाषा क्या होता है? जैसे आप लोग कहते किसी भी राशि को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अनाज को, जैसे अनाज को केजी में मापते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम में मापते हैं। जैसे तरल को, तरल लिक्विड को लीटर में मापते हैं। कहता है कि 5 केजी दूध दीजिए, 5 केजी पढ़ा लिखा दूध मांगते वो गधा होता है। दूध को लीटर में मापा जाता है। कहेगा 5 केजी तेल दे दीजिए, गधे हो तो पढ़ लिख के क्या फायदा? 5 लीटर तेल दे दीजिए लीटर में। आप पढ़ लिख के गलत बोल रहे हैं। आज के बाद कभी मत कहिएगा आपको 5 केजी दूध दीजिए, 5 लीटर दूध दीजिए। लिक्विड को मापा जाता है क्या? लीटर में। किसमें? लीटर में। जैसे दूरी को मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, दूरी को मापा जाता है किसमें? दूरी को मापा जाता है किसमें? मीटर में। मीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। दूरी को जो है ना किलोमीटर में, क्या किलोमीटर में, मीटर में भी, किलोमीटर में भी मापा जाता है। जैसे तो ये सब क्या होगा? आप समझ गए ना
तो जैसे देखिएगा ये क्या हो गया, लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ये केजी, लीटर, मीटर, ये सब क्या, जैसे समय, समय समय का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, सेकेंड है, सेकेंड होता है ना। तो ये क्या, ये समय का मात्रक हो गया। ये क्या हो गया, यंत्र हो गया, मापने वाला यंत्र। ये हो गया मापने वाला यंत्र। ये क्या हो गया, ये यंत्र हो गया। ये सब क्या हो गया, राशि हो गया। समय भी राशि, दूरी भी राशि, तरल भी राशि, अनाज भी राशि। और इसको मापते हैं, जैसे अनाज को मापते हैं केजी में, तरल को मापते हैं लीटर में, दूरी को मीटर में, किलोमीटर में, समय को सेकेंड में। ये सब क्या हो गया, यंत्र हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसी यंत्र को बोलता है क्या, मात्रक या इकाई या यूनिट। समझ गए, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए इसके बारे में समझते हैं आराम आराम से। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम नहीं समझ रहे। छोटी से छोटी एग्जाम को उदाहरण लेकर के बताएंगे, ताकि आपको तनिक सा भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो समझने में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसका परिभाषा। देखिए, किसी भी राशि को मापने के लिए, किसी भी राशि को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। इतना बात तो समझ गए, इतना बात तो समझ गए। अब ये मात्रक दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलेंगे। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। चलिए आइए मात्रक के बारे में देखेंगे। आइए इसका लिख लिए होंगे, मात्रक आइए या इकाई। मात्रक दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थ्योरी के साथ इसका वस्तुनिष्ठ पे चलेंगे, थ्योरी के साथ वस्तुनिष्ठ पर चलेंगे। पहले इसके थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, वो टोटल का मैं डिस्कशन करके तब मैं नया चैप्टर पे चलूंगा। अब आइए आगे देखते हैं अपना सम। ये दो प्रकार के होते हैं। एक आइए मूल मात्रक। आइए दूसरा लिखते हैं व्युत्पन्न मात्रक या इकाई भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करिए, या मात्रक या इकाई दोनों चलेगा, या मूल इकाई या मूल मात्रक। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, इसको डिराइव यूनिट बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आइए मूल मात्रक का परिभाषा समझिए। इसका परिभाषा यहाँ पे भी दोनों का जो है ना अंतर समझेंगे, दोनों का अंतर समझेंगे। किसका समझे, दोनों का अंतर समझेंगे। दोनों का क्या समझेंगे, दोनों का अंतर समझेंगे अभी। अब आइए मूल मात्रक जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मूल मात्रक ये स्वतंत्र होता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। ये स्वतंत्र होता है, दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। कौन, मूल मात्रक।
ये कहता है हमको किसी का सहयोग की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो यही कहलाता है कौन? मूल मात्रक। वैसे मात्रक जो स्वतंत्र हो, जो दूसरे पर निर्भर न हो, वो मूल मात्रक कहलाता है। अब आइए लिखते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं अपना लोग पहले। इसका परिभाषा, देखिए, वैसे मात्रक जो स्वतंत्र हो और दूसरे पर निर्भर न हो, उसे मूल मात्रक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मूल मात्रक कहते हैं। अब आइए, इसकी संख्या टोटल 7 है। इसकी संख्या कितना है? टोटल 7 है। आगे देखेंगे 7 है, पर अब इतना भी जानिए, इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या 7 मतलब 7 है। वो सातों देखेंगे कौन कौन है। अब आइए पहले इसका परिभाषा तो समझ लीजिए। अब देखते इसका विपरीत, इसका उल्ट समझ लीजिए। ये कि वैसे मात्रक जो स्वतंत्र ना हो और मूल मात्रक पर निर्भर हो। किस पे निर्भर हो? मूल मात्रक पर निर्भर हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। या वैसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इतना बात तो समझ गए अपना सब। आइए एक बात फिर से लिखते हैं अपना सब, फिर से समझिए। वैसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहारा, जब दूसरे का सहारा ले रहे हैं तो ये स्वतंत्र कहाँ हुआ? ये तो किसी न किसी से बंध गया। वो देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे, वही बात हुआ ना। तो आइए लिखते हैं इसके बाद, इसका परिभाषा लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। परिभाषा समझिए। वैसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता हो, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हो, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इतना बात तो समझ गए, दोनों का परिभाषा समझ गए। अब इनके बारे में देखेंगे, तब फिर उनके बारे में देखेंगे। मात्रक की परिभाषा समझ गए। किसी भी राशि को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों, ये मूल मात्रक जो है ये स्वतंत्र होता है और दूसरे पर निर्भर न होता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। आइए, वैसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है, मतलब इसके सहायता से इसकी ज्ञात किया जाता है, और जैसे ये इस पर निर्भर हो गया तो स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हो, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अब अपना सब आगे
चलेंगे। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब आइए आगे चलते हैं आराम से, टेंशन फ्री होकर के। आइए आइए आराम से पढ़िए। आइए अब अपना सब देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि मूल मात्रक समझते हैं। क्योंकि मूल मात्रक को ज्ञात करने से पहले आप लोग मात्रक का पद्धति समझ लीजिए, उसके बाद ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा और इंतजार करिए, उसके बाद आप देखते हैं मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक पद्धतियाँ देखेंगे, क्या देखेंगे? मात्रक पद्धतियाँ देखेंगे। आप अपना सब हेडिंग बनाते हैं, मात्रक पद्धतियाँ, या सिस्टम ऑफ यूनिट लिख सकते हैं, SYSTEM, सिस्टम ऑफ यूनिट इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो मात्रक पद्धति जो है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। मात्रक पद्धति ये जो है, मात्रक पद्धति 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे CGS पद्धति। सबसे पहले क्या देखेंगे? CGS पद्धति, CGS पद्धति। अब आइए, ये C हो गया सेंटीमीटर, G हो गया ग्राम, S हो गया सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब देखिए इसे, इसका दूसरा नाम समझिए, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है फ्रेंच या मेट्रिक, फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति। आइए, इसे फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति कहा जाता है। फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति कहा जाता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों CGS पद्धति, इसका आविष्कार फ्रांस में हुआ। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ, इसीलिए इसको फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। इसे मेट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देंगे कि किस, नीचे दिए गए प्रश्न में किस पद्धति को फ्रेंच पद्धति या मेट्रिक पद्धति कहा जाता है? CGS। सेंटीमीटर हो गया, ग्राम हो गया, सेकेंड हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या? इसमें 3 शब्द देखेंगे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब ये देखते हैं लंबाई। इस पद्धति में देखिएगा क्या, इस पद्धति में मतलब कि ये लंबाई हो गया। क्या हो गया? ये लंबाई। देखिएगा सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, इसी से मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मापा जाता है। लंबाई को किस में? लंबाई को सेंटीमीटर, मतलब सी का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर। सी का मतलब समझ गए ना? तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में। उसके बाद आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अब इसमें देखेंगे, आप इसमें देखेंगे द्रव्यमान को, द्रव्यमान को मापा जाएगा इसमें सेंटीमीटर, जिस हो गया ग्राम, क्या हो गया? ग्राम में। द्रव्यमान किस में मापा जाएगा? ग्राम में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा? ग्राम में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा?
ग्राम में मापा जाएगा। अब हो गया समय, बच गया कौन सी, समय। समय को किसमें, सेकेंड में, किसमें, सेकेंड में। तो क्वेश्चन देखिए, प्रश्न, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इसमें लंबाई को किसमें मापा जाता है, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापा जाता है। यही है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, सीजीएस पद्धति में लंबाई को किसमें, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। चलिए ले लिए होंगे, आइए फटाफट चलते हैं। पहला देख लिए, आइए दूसरा देखते हैं अपना सब। FPS पद्धति, इसका आविष्कार ब्रिटेन में हुआ, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। किसे, FPS। बस इसमें देखिएगा लंबाई को, इसमें देखिए लंबाई को देखिएगा, लंबाई को जो हो गया, लंबाई को फुट में, इसमें फुट मतलब F फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, इसमें पाउंड में P, समय को सेकेंड में, किसमें, सेकेंड में। तो यह हो गया FPS पद्धति, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि आविष्कार कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। इसे लंबाई को किसमें, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। सबके मीनिंग समझ गए ना, सबका मीनिंग समझ गए। ये हो गया। अब आइए अपना सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब, फिर आगे चलते हैं। ले लिए होंगे, आइए चलते हैं अपना तीसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे अपना सब, क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे। MKS पद्धति। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा लंबाई को मीटर में, मतलब M, समझ गए ना, M मतलब क्या, मीटर में। आइए द्रव्यमान को किस होगा, किलोग्राम, किलोग्राम, इसी को के लिखते, समझ गए ना, किलोग्राम में। और समय को सभी सेकेंड में, समय कहीं ना बदला, समय का सेकेंड दे रहा, बस ये बदलते रहा। ये हो गया MKS पद्धति। ये तीसरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो कल इस चैप्टर को एंड कर देंगे, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी आपका इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, कल आज सेशन को यही समाप्त करते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना ये अच्छा सेशन आप लोग के लिए रहा। बड़ा मेरे बच्चों हमारे साथ चलिए ना, हम एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के मैं बता दूंगा, और आपकी समस्या समाधान चुटकियों में। बस हमारे साथ करते चलिए, आपका हर एक एग्जाम जो है ना, आप धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा। चलिए लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन आज कुछ भी नहीं दिए हैं, चलिए नहीं दिए हैं तो एक क्वेश्चन फिर भी आप लोग को हम दे देते हैं, एक ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है कि बताइए शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया
जाता है। बस एक क्वेश्चन और कुछ नहीं। चला जाने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।